मेरा नाम माया है। मेरी ननद अपनी बेटी शिखा को जन्म देते ही चल बसी। पहली डिलीवरी पीहर ही होती थी, इसीलिए वह मेरे पास ही आई थी। शिखा के जन्म के बाद उसके पिता उसे देखने तक नहीं आए। सारे रिश्ते तोड़ दिए। मेरी तो खुद की 1.5 साल की बेटी थी। ऐसे में एक और बच्चे को संभालना, इस बात को लेकर मेरे पति से मैं झगड़ा करती कि जब इसका पति इसे नहीं अपना रहा है तो हम क्यों इसे अपनाएं। इसका पिता तो खुद दूसरी शादी करके मज़े से जीवन जी रहा है और हमारी ज़िंदगी नरक बना दी है। आए दिन हमारी लड़ाई होती, पर शिखा के मामा शिखा को भरपूर एक माँ और पिता का प्रेम दे रहे थे। दोनों बच्चियों में कोई भेदभाव नहीं करते, किंतु जैसे जैसे वह बड़ी हो रही थी, मेरी नफ़रत भी वैसे वैसे बढ़ रही थी। मैं हर हाल में उससे पीछा छुड़ाना चाहती थी, इसीलिए कई लोगों से शिखा के लिए रिश्ते ढूंढने के लिए कह रखा था। वह उस समय 16 साल की थी, इसीलिए उसके मामा ने मुझे लताड़ दिया और शिखा की बात पक्की नहीं होने दी। 18 साल का होते ही फिर से उसके लिए लड़का देखने लगी, यह सोचकर कि अच्छा लड़का होगा तो अपनी बेटी से शादी करवा दूंगी, वरना शिखा की करवा दूंगी। फिर एक गरीब घर का लड़का, जिसका ना कोई आगे ना पीछे और ना ही कुछ खास पढ़ा लिखा। पति को प्यार से समझाया बुझाया और कहा कि उसके आगे पीछे कोई नहीं है, न सास ननद की झिकझिक और ना ही देवर जेठ का पंगा। मेरे पति राजी हो गए। सीधे साधे तरीके से शादी भी हो गई। शिखा की शादी के 2 महीने में ही मेरे पति भी चल बसे, इसीलिए उनकी दुकान में और मेरी बेटी मिलकर संभालती। मेरे पति के जाते ही शिखा से जो थोड़ा बहुत हाल चाल पूछने का सिलसिला था, वह भी खत्म हो गया। शिखा की शादी को 3 साल बीत चुके थे, पर मैंने उसकी कोई खबर नहीं ली। मेरी बेटी पद्मा की शादी के लिए लड़का भी देख रही थी, पर शादी के कोई योग ही नहीं बैठ रहे थे। उसके रंग के कारण कोई उसे पसंद ही नहीं करता। एक दिन मेरी किसी पड़ोसी ने मुझसे शिखा के बारे में कहा कि वह बहुत अमीर है, गाड़ी नौकर चाकर सभी उसके आगे पीछे दौड़ते हैं। उसकी बात सुन मुझे उससे ईर्ष्या होने लगी। उसके ठाट बाट देखने की इच्छा से जब मैं अपनी बेटी के साथ वहाँ गई तो उसके घर बार देख दंग रह गई। शिखा का ससुराल देख तो मानो मैं किसी स्वर्ग में आ गई थी। शिखा मुझे देख चिल्लाने लगी, मामी मुझे अपने साथ ले चलो। शिखा का पति बिना कोई सफाई दिए चुपचाप सोफे पर बैठा था। शिखा के ज़्यादा चिल्लाने के कारण शिखा का पति बोला, अब आप बताओ क्या करूं मैं आपकी बेटी का। इसे घर का कोई काम नहीं करने के बावजूद भी इतना परेशान करने लगी है। शिखा बोली, ये रात भर मुझे जगाए रखता है और ढेर सारा काम करवाता है। शिखा का पति बोला, ठीक है शिखा, तुम्हें जाना है जाओ। उसके शरीर से हड्डियां झांक रही थी, मानो उसे खाने को ही नहीं मिलता। हमारे वहाँ जाते ही शिखा के पति ने हमारी खूब खातिरदारी की, हमारे लिए तरह तरह के पकवान रखे। मैंने शिखा से भी खाने को कहा, तभी शिखा का पति बोला वह बीमार है, डॉक्टर ने उसे कुछ भी अनाप शनाप खाने को मना किया है। मैंने कहा तभी तेरी हड्डियां दिख रही है, पहले कैसी गोल मटोल थी। पहले इतना खाने को नहीं था तो हट्टी कट्टी थी, अब खाने को ढेर सारा है तो सूखी कांटा बनी हुई है। नसीब अपना अपना। उसके पति के जाते ही मैंने फिर शिखा से कहा, यह सब कुछ तो मेरी बेटी के नसीब में होना चाहिए था। फट से शिखा बोल गई, यह सब आपकी बेटी के लिए चाहिए तो ले लो, लेकिन इस खूबसूरती के पीछे एक काला सच भी है। तभी शिखा का पति भी आ गया। मैंने शिखा के पति से मजाक में अपनी बेटी से शादी करने की बात कही, वह मान गया। अपनी बेटी का प्रस्ताव शिखा के पति के सामने रखा तो शिखा मुस्कुराने लगी। मैं शिखा की किसी भी बात का यकीन नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मैंने हमेशा उसके साथ भेदभाव किया था। शायद वह मेरी बेटी का बुरा चाहती हो, पर जब उसने कहा कि यदि आप अपनी बेटी का वज़न 40-45 किलो कर दोगे तो मैं शादी कर लूँगा। मेरी बेटी इतनी खूबसूरत नहीं थी, पर वज़न को लेकर ऐसी शर्त, और खूबसूरत शिखा को छोड़कर मेरी बेटी को अपनाने की बात से मुझे आश्चर्य हुआ। पर मुझे क्या मतलब था, मेरी बेटी ऐशो आराम की ज़िंदगी जिएगी, बस मेरे लिए तो यही पर्याप्त था। महीने भर के अंदर ही मेरी बेटी की शादी और शिखा का तलाक भी हो गया। शिखा मेरे पास आकर घर और दुकान में मेरा हाथ बटाने लगी। वह जब भी पद्मा और अपने पति के बारे में बात करती, मैं शिखा से लड़ने लगती, कहती कि तुम मुझसे पद्मा के पति के बारे में कोई बात नहीं करोगी, और यदि करने की कोशिश भी करी तो तुम्हें इस घर से निकाल दूंगी, फिर दर दर की ठोकरें खाती रहना। मेरी नाराज़गी देख
अब वह मुझसे ज़्यादा बात नहीं करते, बस अपनी नज़रें झुकाए रखते। हर दिन मुझसे एक सवाल करते कि पद्मा ठीक तो है, आपने उससे आज बात करी? मेरा जवाब कभी हाँ तो कभी ना होता। जिस दिन ज़्यादा व्यस्त हो जाती उस दिन बात ही नहीं कर पाती। पद्मा की अनुपस्थिति में शिखा मेरा पूरा ध्यान देने लगी। समय पर दवाई देना, दुकान संभालना, घर का सारा काम करना। सच कहूँ वह मेरी बेटी पद्मा से ज़्यादा होशियार और फुर्ती से काम करती। मुझे कभी इससे इस बारे में कोई शिकायत नहीं थी। मेरी नफ़रत को उसने बचपन से सहा था। एक दिन रात में शिखा को घर से निकलते हुए देखा। उसके पीछे पीछे गई तो वह अपने ससुराल के पास एक कुएं के पास जाकर रुक गई। थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद वह वापस घर लौट आई। उसकी हरकतें देख मुझे उस पर शक होता था। शिखा को ही मैं गलत समझती, पर हर 4-5 दिन में वह अलग अलग कुएं के पास जाती और घर लौट आती। एक दिन उसकी कोई बात सुने ही मैं उससे लड़ने लगी। रात के अंधेरे में तुम कुओं के पास क्यों जाती हो? यदि तुम्हारे इरादों में कुछ भी गड़बड़ लगे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसने कहा, मैं पद्मा को देखने जाती हूँ। उसके मुंह से पद्मा का नाम सुन तो मैं और भड़क गई। होशो हवास में रहना। मेरी बेटी रात के समय कुएं पर पानी भरने जाएगी? तुम अपना मुंह बंद रखो। जब भी मुंह खोलती हो तो बस पद्मा पद्मा। मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी है। तू रात में कुएं पर जा या शमशान में जा, मेरे घर पर कोई टोना टोटका मत करना। मेरे या मेरी बेटे के साथ कुछ भी गलत हुआ तो फिर तेरी खैर नहीं। मेरी बात सुन वह चुपचाप अपने कमरे में चली गई। एक दिन शिखा ने मुझसे कहा, मामी आज रात को चुपचाप पद्मा के ससुराल जाकर देख लेना। उसकी बात का यकीन ना करते हुए भी मुझे पद्मा को देखने की इच्छा हुई। पद्मा का जन्मदिन ही पद्मा से मिलने का बहाना था। उसके लिए कुछ तोहफे काफ़ी समय से इकट्ठे कर रही थी। उससे मिलने से जाने से पहले जब उसे फ़ोन किया तो पद्मा के पति ने उठाया। उसने कहा, पद्मा बीमार है। मेरी बेटी की बीमारी का समाचार सुन मैं उससे मिलने की तैयारी करने लगी। शिखा ने मुझसे पूछा, मामी कहाँ जा रही हैं आप? तो मैंने कहा, हाँ मेरी बेटी के पास। ज़रूर तुमने ही कुछ काले कारनामे किए होंगे। शिखा ने कहा, मैंने नहीं, उसके पति ने। आप मुझे अपने साथ ले चलो। एक बार मैं भी पद्मा से मिलना चाहती हूँ। पर मैं उसे अपने साथ नहीं ले गई। पद्मा के पति को पहले से ही सूचित कर दिया था, इसीलिए उन्होंने मेहमान नवाजी में कोई कसर नहीं छोड़ी। पर अपनी बेटी को देख मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। वह भी सूकर काटा हो गई थी। गाल बिल्कुल पिचके हुए थे, आंखें अंदर की ओर धंसी हुई। जब ऐसे ही पहली बार शिखा को देखा मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, पर अपनी बेटी को ऐसे देख मेरा तो कलेजा ही फट गया। वह आराम से सोफे पर बैठी हुई थी। नौकर चाकर काम कर रहे थे। बेटी का हाल देख मैंने पद्मा के पति से कुछ पूछने लगी। उससे पहले ही पद्मा का पति बोला, इसे भी वही बीमारी है जो शिखा को थी। मैंने कहा, यह कैसी बीमारी है जो आपके घर में ही होती है? मेरे यहाँ शिखा फिर से अच्छी हो रही है। पद्मा का पति बोला, यदि आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप पद्मा को ले जा सकती हैं। मैं उसे भी तलाक दे दूँगा। मुझे लड़कियों की कमी नहीं है, एक जाएगी तो दूसरी आ जाएगी। आजकल की लड़कियां पैसे वालों को देख मक्खियों की तरह भिन भनाती हैं। मेरी तो मुसीबत ही बढ़ जाती यदि मैं पद्मा को भी अपने साथ रखती। दुनिया वाले तो मुझे कच्चा चबा जाते कि एक बेटी का घर तो बर्बाद कर दिया और दूसरी का भी बर्बाद कर दिया। फिर से उसके लिए लड़का कहाँ से कबाड़ती। मैं अपने दिल पर पत्थर रखकर उसके सिर पर हाथ रखकर वहाँ से चली गई। एक अकेली औरत हूँ, बस यही सोच रही थी। अपने घर जाकर उदास बैठी थी कि तभी शिखा भी आ गई। मेरी उदासी का कारण पूछा तो मैंने उल्टा उसी से पूछ लिया, क्यों तुम्हारा पति तुम्हें भरपेट खाना नहीं खिलाता? शिखा ने जवाब दिया, नहीं। अपनी सलवार को थोड़ा ऊंचा करके वह बोली, देखो मामी, ये मेरी पायजेब के निशान नहीं है, बल्कि हमारे पैरों को रस्सी से खींचने के निशान है। आपने कभी मेरी बात सुनने की कोशिश नहीं की। आज सुन रही हो तो सब कुछ सुनो। मेरी आंखों पर पट्टी बांधकर मुझे एक कुएं तक ले जाया जाता था। लगभग आधी रात का समय होता था। मेरे पैरों पर रस्सी बांधकर किसी कुएं में उल्टा लटकाया जाता था। पानी से भरे हुए उस कुएं में लगभग 1 मिनट तक रखा जाता। मुझे वहाँ से कुछ सोने चांदी की अशर्फियाँ मिलती। हमारा पति उस रस्सी को पकड़े रहता जब तक उसकी इच्छानुसार अशर्फियाँ नहीं निकाल लेती।
बार बार पानी में डुबकी लगानी पड़ती है। मेरे तो लगभग प्राण निकल जाते हैं। मेरा वज़न नहीं बढ़ सके, इसीलिए मुझे खाने को कम मिलता ताकि उस कुएं से खींचने में आसानी हो। कभी पेट पर रस्सी से बने घाव दिखाती और कहती जब पेट पर घाव होते तो पैर पर रस्सी बांधती, और जब पैरों पर घाव होते तो पेट पर रस्सी बांधते। यह तो शरीर के घाव थे, पर किसको दिखाते। यह काम पूरे 3 साल किया। मैंने उस कुएं को ढूंढने की कोशिश भी की, पर मुझे वह कहीं नहीं दिखा। इसीलिए मैं रात को कुएं के पास जाती थी, यह देखने के लिए कि वह पद्मा को किस कुएं के पास लाता है। और आपने मुझे गलत समझा। उसकी बात सुन मैंने शिखा का हाथ पकड़ा और कहा, चल मेरे साथ, हम सब कुछ पुलिस को बता देंगे। 4 डंडे पड़ेंगे तो पुलिस को कुआं और उसका राज भी बता देगा। शिखा ने मुझे रोकते हुए कहा, वह मर जाएगा पर कुएं का राज नहीं बताएगा। फिर हम क्या कहेंगे। वे प्यार भी देता है और गाँव भी। मैंने कहा ठीक है, हम दोनों कुछ दिन पद्मा के ससुराल ही रहेंगे। शिखा ने कहा, वह हमें रुकने ही नहीं देगा। इतने बड़े घर में अभी भी केवल पद्मा और उसका पति ही है। सारे नौकरों को शाम 6 बजे रवाना कर देता है और सुबह 10 बजे से पहले किसी का प्रवेश नहीं होता। पर मुझे कुछ नहीं सूझा। मैंने शिखा की कोई बात नहीं मानी। शिखा और पुलिस को लेकर पद्मा के ससुराल पहुंच गई। पद्मा के पैरों और कमर में भी वैसे ही घाव थे जैसे शिखा के थे। पुलिस को सब कुछ बताने पर जो पुलिस ने पद्मा के पति से कुएं के बारे में पूछा तो उसने मना कर दिया। वह बोला, कौन सा कुआं? ये तीनों औरतें मिलकर मुझे बदनाम कर रही है, मेरा सब कुछ हड़पना चाहती है। मैंने सब कुछ अपनी मेहनत से खड़ा किया है, और जहाँ तक कुएं की बात है तो पूरा घर ढूंढ लो। इसके गांव की बात है तो यह मैंने नहीं दिए, बल्कि मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए पेड़ पर रस्सी। यह खुद ही अपने पेट पर रस्सी बांधकर झूला झूलती थी। और पैरों के निशान के बारे में मुझे नहीं पता। यदि यह पद्मा को भी तलाक दिलाना चाहते हैं तो दिला दे, ले जाएं अपने बेटे को अपने साथ। यदि मुझे कुएं से धन निकालना ही होता तो कुएं का सारा पानी खाली करवाकर एक ही दिन में सारा धन निकाल कर माला माल नहीं हो जाता। मुझ में इतनी समझ तो है। पुलिस ने घर के आसपास सभी कुएं देख लिए, पर उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। किसी ने भी शिखा और पद्मा पर भरोसा नहीं किया। भले ही मेरा व्यवहार शिखा के प्रति अच्छा नहीं था, पर मुझे इस बात का यकीन था, एक बार पद्मा फिर भी झूठ बोल सकती थी, पर शिखा नहीं। पद्मा को भी तलाक दिलवा दिया गया। इस घटना से पद्मा डरी हुई थी। कुछ दिन पद्मा को संभालने में बीत गया। मेरी शिखा के प्रति नफरत भी खत्म हो चुकी थी। अपने किए पर पछता रही थी कि एक बिन माँ बाप की बेटी के साथ मैंने कैसा व्यवहार किया। उसे बस प्यार की ज़रूरत थी जो मैंने उसे नहीं दिया। अब मैं उससे अच्छे से बात करती थी। एक दिन शिखा ने एक योजना बनाई। उसने कहा, एक दिन कुएं का सारा पानी निकालने की कोशिश भी की थी, पर जितना पानी निकालते हैं उतना ही पानी फिर से भर जाता। मैंने कहा, तो ये बात पुलिस को क्यों नहीं बताएं? शिखा बोली, क्योंकि इस कुएं से भगवान हमें भी अमीर बनाने की योजना बना रहा है। ट्रेनिंग तो हम दोनों बहनों को उसने दे ही दी है, बस उस कुएं को ढूंढना है। हम तीनों हर रात अलग अलग कुएं पर जाकर उसकी प्रतीक्षा करने लगे, और जल्दी ही वह दिन भी आ गया जब वह आदमी किसी दुबली पतली लड़की को कमर पर रस्सी बांधकर कुएं में उतार रहा था। उसके जाने के बाद जब मैं उस कुएं के पास गई, उस चांदनी रात में कुएं के ऊपर सीधी रोशनी पड़ रही थी, जिसके कारण कुएं में कुछ चमकते धातुओं को आसानी से देख पा रही थी। मैंने अपनी दोनों बच्चों को बताया। हम तीनों के चेहरे पर मुस्कान थी कि आखिरकार हमने उसे खोज लिया। मैं और पद्मा रस्सी को पकड़े रहे तो शिखा कुएं में उतरी और जितने सिक्के ला सकती थी ले आई। मैंने शिखा से कहा, बिटिया सचमुच वज़न तो कम करना पड़ेगा। दोनों बच्चों ने मेरे कंधे पर सिर रखा था और हम ज़ोर से ठहाका मारकर हंसने लगे। सुबह होते ही हम अपनी दुकान संभालने के लिए जाने लगे तो पद्मा बोली, माँ अब तो हमें खजाना मिल गया है, तो काम करने की क्या ज़रूरत है। मैंने कहा, कुआं तो हमारी मुसीबत के समय सहायता देगा, अभी तो काम करना पड़ेगा। काम नहीं करना है तो खाना छोड़ना पड़ेगा। तभी शिखा बोली, चलो मम्मी दुकान पर, भरपेट खाना भी तो खाना है और दबाकर मेहनत भी करनी है। फिर से हम अपनी सामान्य ज़िंदगी में आ गई, पर इस बार अपनी दोनों बेटियों के साथ।
यदि ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।